Good afternoon, everyone. Myself Adil Ashraf and I have done my BTech from NIT Srinagar. So बेटा आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, आज जो हम इलेक्ट्रोस्टैट्स को ही लेंगे और जो है लेक्चर नंबर 7 को जो है आज हम डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, इसीलिए इस लेक्चर को जो है बहुत टाइम लगा आने के लिए, क्योंकि इस लेक्चर में जो है पहले हम कुछ क्वालिटी वाइज क्वेश्चंस करेंगे जिनमें थोड़ा सा जो है 11th का आपका मैं रिवाइज करवाऊंगा यहाँ पे, और उसके बाद जो है हम जो है एससी वर्मा का जो है क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियो लेक्चर्स में। तो अब हम जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ जो इरोडो का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको भी हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत जबरदस्त चीजें आपको सिखाऊंगा कैसे जो है अच्छे सवाल को जो है सॉल्व किया जाता है और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको जो है पिछले 6 लेक्चर जो है बहुत अच्छे लगे होंगे। तो ये 7th लेक्चर होगा, और 8वें लेक्चर में जो है हम और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जहां पर हम इक्विलिब्रियम वाले सवाल डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास 2 चार्ज है और तीसरा चार्ज कहां रखे ताकि जो नेट इनका जो सिस्टम है वो किसमें रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, वो हम अभी अगले लेक्चर में जो है लेंगे। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे जो है ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको जो है किसी भी तरीके से दे सकता है। यहाँ पे जो है सिंपल सवाल अगर हम लेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो है एक मास m है जिसके ऊपर चार्ज क्या है बेटा, कैपिटल Q चार्ज है। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर एक चार्ज Q है, और जो है अब इनके बीच में जो है सेपरेशन कितना है, h डिस्टेंस का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ h। कह रहा है ये जो कैपिटल H है इसकी कम से कम कितनी वैल्यू रखे ताकि ये जो ब्लॉक है जमीन से ऊपर उठ जाए, जमीन से क्या उठ जाए, ऊपर उठ जाए। तो अगर ये इसको, अगर इस चार्ज को, ये वाला मास जमीन से ऊपर उठाना होगा, दैट मींस अगर हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, सबसे पहले आपको देखना है इस पे कौन कौन सा फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा होगा। हाँ, आप बोलोगे सर ये जो है ये मास जो है ये कहां पे रखा गया है, जमीन पे रखा गया है। अगर ये जमीन पे रखा गया है तो सर ऑब्वियसली इस पे जो है ग्रेविटी अपना फोर्स लगाएगी, और वो कितना फोर्स होगा, m इंटू जी। ठीक है, और जो है सर इसके ऊपर यहां पर जो है नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। बहुत बढ़िया, ये दो चीजें बहुत बढ़िया। और ये चार्ज Q और ये कैपिटल Q अगर इसको ऊपर उठना है दैट मींस ये अट्रैक्टिव जो है फोर्स होना चाहिए, दैट मींस ये Q जो है माइनस होना चाहिए। इन दो में से कोई एक माइनस होना चाहिए। चलो हम इसी को माइनस लेंगे, क्योंकि तभी ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और एक फोर्स जो है वो ऊपर लगेगा। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वही फोर्स जो है इसको ऊपर खींचने की क्या करेगा बेटा, कोशिश करेगा। अब ये वही पूछ रहा है इस एच की कितनी वैल्यू रखूं मैं, कम से कम, ताकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इस मास को जमीन से उठा ले, जमीन से उठा ले। तो आपको पता होगा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो दो सरफेसेस के बीच में तब तक लगता है जब तक वो किस में होंगे बेटा, कांटेक्ट में होंगे। किस में होंगे, कांटेक्ट में होंगे। लेकिन हम इसमें क्या कह रहे हैं, ये ब्लॉक जो है जमीन से उठ जाना चाहिए, ये ब्लॉक जो है जमीन से उठ जाना चाहिए। दैट मींस अगर ये जमीन से उठ जाएगा, जैसे ये जमीन से उठ जाएगा इसका नॉर्मल जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दैट मींस इसका जो है नॉर्मल वो कैंसिल हो जाएगा। दैट मींस नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मींस आप कह रहे हो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस mg के फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये जो है ऊपर उठेगा। हाँ, तो दैट मींस ये जो है Fe ये शुड बी ग्रेटर देन किससे होना चाहिए हमारे पास, mg से। लेकिन ध्यान से देखना, ये कह रहे हैं मिनिमम वैल्यू कितनी रखूं मैं h की। अगर मिनिमम वैल्यू हमें, तो देखो रियल लाइफ में हमको पता है ये अगर इसको ऊपर उठाना है दैट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए mg से। लेकिन अगर वो आपसे मिनिमम वैल्यू की कभी भी मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो आप यहां पर इक्वालिटी का वैल्यू जो है वो लगा दीजिएगा। दैट मींस यहां पर डायरेक्टली हम Fe इक्वल टू mg करके आंसर निकालेंगे। लेकिन ये कब निकालेंगे, अगर मिनिमम वैल्यू पूछिए। अगर जनरली पूछा है तो फिर ऐसे हम सॉल्व करते। समझ आ गया, बहुत बढ़िया। सर कितनी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैं बोलूंगा K, और इसके ऊपर चार्ज क्या है Q। सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है, ध्यान से देखना, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कैपिटल Q, इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो है सर h स्क्वायर। किसके बराबर होना चाहिए, m इंटू जी के बराबर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, h स्क्वायर। तो इसको इस तरह भेज दो, यहाँ पे बचेगा K स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाई ये mg क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारे पास बराबर आएगा h स्क्वायर। तो हमें h की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम इसको जो है ऐसे सॉल्व करेंगे। h इक्वल टू स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो अंडर रूट आएगा, तो अंडर रूट में क्या बचेगा, k स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय mg जो है, ये हमारे पास h का आंसर जो है
वो हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? क्या समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। ये सवाल आपको आसान लगा? आई होप ये सवाल आपको आसान लगा। अब वो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कभी कभी वो एच दे के आपसे क्यू की वैल्यू पूछ सकता है। ऑब्वियसली फिर यहाँ पे क्यू को इस साइड रखेंगे, बाकी सारी चीज उधर भेजेंगे, तो आपको क्यू की वैल्यू भी जो मिल जाएगा। दैट मीन अगर आपको ये चीज समझ आ गई, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स तभी इसको ऊपर उठाएगा जब ये थोड़ा सा mg से क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन मिनिमम वैल्यू अगर चाहिए होगी तो फिर इक्वालिटी से हम काम चला लेते हैं। क्या इतना क्लियर है? अगर आपको इतना समझ आ गया, इसके बाद वो कुछ भी पूछे, आप जो है वो बहुत आराम से जो है उसको कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप जो है स्क्रीन को पॉज करिए और इसको जो है आप आराम से जो है सॉल्व करिए। ठीक है, ठीक है, तब तक मैं जो है इसको रब कर देता हूं। हाँ, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। हाँ, देखो बेटा, अब जो हम ये वाला सवाल लेंगे, आराम से देखना, आराम से देखना। हम इसको जो है स्टेप वाइज करेंगे। क्या करेंगे? स्टेप, आराम आराम से जो है इस क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के आने की चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आप बोल रहे, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ क्यू। मैंने कहा ना कुछ भी पूछ सकता है, वो अभी क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम कितनी क्यू की वैल्यू हो, सो दैट ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग अप। ब्लॉक जो है ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करे, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करे। हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है अगर ये प्लस है तो फिर ये माइनस होना चाहिए, तभी ये इसको क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा, और ये तभी इसको ऊपर खींच पाएगा। हाँ सर, इतना समझ आ गया, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे सर अभी आपने कहा जब भी ऐसे सवाल आए तो आप इस पे देखो टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं। ठीक है सर, सर क्योंकि ये इंक्लाइन पे लगा है, जब भी इंक्लाइन पे कोई मास होता है तो उस पे सर नीचे फोर्स लगता है, और कितना फोर्स लगता है, mg sin थीटा। हाँ सर, सर यहाँ पे जो है इस इंक्लाइन के इस तरफ एक इस पे क्या लगेगा, फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, और इसी नॉर्मल के नीचे की तरफ क्या लगता है, एक कंपोनेंट जो है फोर्स का इधर लगेगा mg sin थीटा, और एक कंपोनेंट ऐसे लगता है जिसका नाम होता है mg cos थीटा। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। ठीक है सर, सर जैसे ही हम अभी ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो वही फोर्स जो है इसको ऊपर खींचने की क्या करेगा बेटा, कोशिश करेगा। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर, इतना क्लियर है। ये हो गया तब अगर फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो फिर ये सिचुएशन होगी। पहले मैं आपको यही करवाऊंगा, अगर फ्रिक्शन नहीं है। इसके बाद हम इसको फ्रिक्शन भी देंगे, फिर देखेंगे क्या चेंज होगा, फिर देखेंगे क्या चेंज होगा। कुछ भी करे वो, हम इसको आराम से करेंगे। ठीक है सर, इतने फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, तो यहां से साफ साफ दिख रहा है ऊपर की तरफ एक ही फोर्स लग रहा है, वो है नॉर्मल, और नीचे की तरफ एक ही फोर्स लग रहा है mg। दैट मींस यहां पे नॉर्मल बराबर होगा mg cos थीटा। यहां पे आप गलती कर सकते थे, अगर कोई बच्चा नॉर्मल इक्वल टू mg लिखेगा तो उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दैट मींस पहली चीज यहां पर हमको समझ आ गया, नॉर्मल बराबर आ जाएगा mg cos थीटा की। ठीक है, हाँ सर, नॉर्मल बराबर आ जाएगा mg cos थीटा की। सर ये इसको ऊपर खींचेगा और ये इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, और हमें इसको ऊपर स्लाइड करवाना है, लेकिन जस्ट स्लाइड करवाना है। दैट मींस ये फोर्स तो अगर इसको ऊपर ले जाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस mg sin थीटा से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जस्ट ऊपर लेना है तो फिर हम बराबर मान के चलेंगे। ठीक है, मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि, तो इसलिए हम जान के, असल में क्या होगा, असल में एक्चुअल में क्या होगा, Fe जो है ग्रेटर और इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, mg sin थीटा के। बट सर आप कह रहे हो मिनिमम वैल्यू क्यों की निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम इसको इक्वल कर देंगे, तो Fe इज इक्वल टू mg sin थीटा। ठीक है बेटा, तो Fe को देखो आप क्या लिख सकते हैं हम, के इसके ऊपर कितना चार्ज है, कैपिटल Q, उसके ऊपर कितना चार्ज है, स्मॉल q, और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो है L, तो उसका आता है स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है? हाँ, वो किसके बराबर होगा, mg sin थीटा के बराबर होगा। अब हमें क्या चाहिए, स्मॉल q चाहिए। दैट मींस ये सारी चीजें आप इस साइड ले जाओ, ये डिवाइड में है तो ये इंटू हो जाएगा, q ऐसे ही रहेगा, ये हमारे पास ऑलरेडी है mg sin थीटा, और ये l स्क्वायर डिवाइड में था तो ये इधर क्या हो जाएगा बेटा, इंटू में हो जाएगा, डिवाइड में ये के क्यू इसके साथ इंटू में थे तो ये जो है इसको डिवाइड में चले जाएंगे, तो ये जो है हमारे पास जो है Q का मैग्नीट्यूड बन जाएगा। समझ आ गया? ये होता है अगर हमारे पास फ्रिक्शन नहीं होगा। ऐसा सवाल जो नीट या जेईई मेंस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन अब अगर थोड़ा अच्छा सवाल बनाना होगा तो फिर वो इसमें फ्रिक्शन भी दे देगा। क्या देगा? फ्रिक्शन भी। ये कब हम कर रहे हैं, अगर हमारे पास इसमें जो है म्यू इक्वल टू क्या है, 0। दैट मींस ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है
तो हमें कम से कम इतना चार्ज रखना पड़ेगा ताकि ये ब्लॉक जो है जस्ट स्लाइड जो है ऊपर करना स्टार्ट कर जाए। क्या इतना क्लियर है? हाँ, तो आई होप आप इसको जो है पहले स्क्रीन को पॉज करिए और इसको नोट करिए। क्या इतना क्लियर है? हाँ, आई होप आपने जो है इतना नोट कर लिया होगा। इसके बाद जो है मैं अब सरफेस को फ्रिक्शन भी दूंगा और अब हम देखेंगे हमें अब कितने फोर्स की जो है जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखो इतनी चीजें जो है कौन आ रहेगी। अब मैं इसको मिटाता हूं। अब जो है हमने यहां पर जो है फ्रिक्शन भी रखी है म्यू। फ्रिक्शन कितनी रखी है? म्यू एस। ठीक है, ये हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन का जो है मैक्स म्यू एस जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, हाँ सर। देखो अब क्या होगा सर, आप बोलोगे इस पे तो वही दो कंपोनेंट लगेंगे, एक लगेगा mg sin थीटा, एक लगेगा mg cos थीटा, ऊपर लगेगा नॉर्मल। बहुत बढ़िया, ऊपर की तरफ इधर लगेगा fe। अब जब फ्रिक्शन होता है, जब भी सरफेस में फ्रिक्शन होगा, अब क्या होगा, जैसे ही हमारे पास यहां पर जो है फ्रिक्शन होगा, यहां पे क्या होगा सर? फ्रिक्शन होगा। जैसे ही ये ब्लॉक जो है ऊपर जाना चाहेगा, जैसे ये ब्लॉक जो है ऊपर जाना चाहेगा, फ्रिक्शन जो है इसको छोड़ना नहीं चाहेगी। ये जैसे ही ऊपर जाना चाहता है, जैसे ही ये ब्लॉक जस्ट ऊपर जाना चाहेगा, फ्रिक्शन बोलेगी कहां? मैं तुमको नहीं जाने दूंगी। और फ्रिक्शन जो है अपनी जो है मैक्सिमम वैल्यू लगाएगी और जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाएगी। क्या लगाएगी? लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोला जाता है बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जैसे ही ये ब्लॉक जो ऊपर जाना चाहता है, जाएगा, जैसे ही ऊपर जाना चाहेगा, फ्रिक्शन इसका हाथ जो थाम के इसको नीचे ले आने की कोशिश करेगी, यानी कि अपोज कर रही है रिलेटिव मोशन को। फ्रिक्शन यही वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको ऊपर लेना चाह रहा है, लेकिन फ्रिक्शन जो है अब और एक जो है फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ जो इसको रोकने की कोशिश करेगा। दैट मींस ये फोर्स जो है एक्स्ट्रा आ गया, ये फोर्स एक्स्ट्रा आ गया। सर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? आपको पता होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू में नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू एस तो ऐसे ही रहेगा और नॉर्मल किसके बराबर है? यहां पर नॉर्मल हम इससे पहले ही हम कैलकुलेट कर चुके। नॉर्मल इधर हमारे पास mg cos थीटा के बराबर आता है, तो यहां पे आएगा mg cos थीटा। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर, इतना तो क्लियर है। सर अब तो हम कर लेंगे। सर नेट फोर्स हमें समझ आ गया। जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इसको क्या कर रहा है? खींचने की कोशिश कर रहा है, और ये दो फोर्स जो है इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। असल में जो कंडीशन होगी सर यहां पे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए? इन दो से। एक तो इसको किसके साथ लगना पड़ेगा? mg sin थीटा प्लस और जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि इन दो चीजों को क्या करना पड़ेगा? इसको काउंटर करना, तभी ये जो है इसको ऊपर ले जा पाएगा। ऊपर कैसे ले जाएगा? जब ये फोर्स इन दो फोर्स से ज्यादा होगा। लेकिन अगर मिनिमम वैल्यू निकाल दिए, दैट मींस हम इक्वालिटी से काम चला सकते हैं। ये बात आप याद रखना, ठीक है? दैट मींस यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू mg sin थीटा। ठीक है सर, प्लस ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है उसकी वैल्यू यहां पे निकाल चुके हैं, म्यू एस इंटू mg cos थीटा। क्या इतना क्लियर है? तो ये किसके बराबर हमारे पास होता है? कि इसके ऊपर चार्ज कैपिटल Q, उसके ऊपर चार्ज स्मॉल q, इनके बीच का सेपरेशन L उसका स्क्वायर बराबर mg। अगर हम दोनों में कॉमन निकाले तो अंदर बचेगा sin थीटा प्लस बचेगा म्यू एस, mg बाहर है तो बचेगा क्या? cos थीटा। तो हमें किसकी वैल्यू, अब वो यहां से कुछ भी पूछ सकता है, L की वैल्यू, कैपिटल Q की वैल्यू, स्मॉल q, कुछ भी पूछ सकता है। तो अब हम फिलहाल सॉल्व किसके रहे कर रहे हैं? Q के लिए कर रहे हैं। तो Q अगर हमें चाहिए तो इसको इस साइड रहने दो, बाकी सब उधर ले जाओ। तो mg ये L स्क्वायर डिवाइड में था, इधर हो जाएगा इनटू mg L स्क्वायर, ऑलरेडी इधर क्या है? sin थीटा प्लस में म्यू एस cos थीटा। हाँ बेटा, और ये kq इनटू में था तो ये इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर है? क्या समझ रहा है? क्या इतना चमक रहा है आपको? क्या क्लियर हो रहा है कैसे क्वेश्चन को किया जाता है? क्या जो है थोड़ा आपका दिमाग जो है वो बढ़ रहा है इस सवाल से? आई होप आपको मजा आया होगा। ऐसे भी जो है हम सवाल को क्या कर सकते हैं? एनालाइज कर सकते हैं, हर एक तरीके से सोचना है एग्जामिनर किस तरीके से हमसे जो है सवाल पूछ सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको सवाल को हर एक एंगल से देखना पड़ेगा, तभी जो है आप अच्छा सवाल जो है वो आराम से एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो अब आप क्या करो, अब इसको आप नोट करिए, स्क्रीन को पॉज करिए और इसको जो है अब आप आराम से जो है नोट करिए, तब तक हम और एक क्वेश्चन लेके आते हैं।
ठीक है बेटा, तो अब जो है एक सवाल लेके आए, बहुत अच्छा सवाल है। अब जो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, हमें स्मॉल क्यू की जो है वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी? वैल्यू, ठीक है। सो दैट टेंशन इन द लोअर स्ट्रिंग बिकम जीरो। ये जो एक ये वाली स्ट्रिंग है और एक ये वाली स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब धागा, रस्सी, ठीक है। हाँ, एक ये ऊपर वाली रस्सी है और एक ये बीच वाली यानी कि नीचे वाली रस्सी है। क्वेश्चन जो है हमें कह रहा है ये जो नीचे वाली रस्सी है ये हमारे पास क्या, इसमें जो टेंशन डेवलप होगी वो बेटा क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। हाँ, हम बोलेंगे ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। आपने कहा जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उस पर नेट फोर्स निकालने की कोशिश करो, ठीक है। सर इसको जो है सबसे पहले नीचे जो है 2mg फोर्स लग रहा होगा, क्यों? ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही होगी, इसका मास 2m इंटू जी, ठीक है सर। क्योंकि ये रस्सी के साथ लटका हुआ है तो इसको ऊपर लगेगी टेंशन, इसको ऊपर लगेगी टेंशन, तो इसको हम T1 बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? T1 बोलेंगे, ठीक है। और सर ये चार्ज जो है कैपिटल Q है और ये चार्ज माइनस Q है, दैट मींस ये क्या है? अपोजिट नेचर के है, दैट मींस इसको ऊपर जो है ये चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, किस फोर्स के साथ? शाबाश, के फिलहाल हम Fe फोर्स रखते हैं, फिलहाल हम Fe फोर्स रखते हैं। दैट मींस नेट फोर्स क्या आ गया? ये आ गया, ये इसके ऊपर क्या आ गया? नेट फोर्स। लेकिन क्वेश्चन वाला देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q so that the tension in the lower string becomes zero। जो आपके पास नीचे वाली स्ट्रिंग है इसमें टेंशन जीरो होनी चाहिए, दैट मींस T1 की वैल्यू को क्या पुट कर दो? जीरो पुट कर दो, ठीक है सर। जीरो पुट कर दिया, दैट मींस यहां तो फिर हमारे पास बच गया Fe किसके बराबर होना चाहिए? क्योंकि इसमें टेंशन तो जीरो करनी है, दैट मींस Fe बच गया ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड बच गया 2mg। बस हो गया क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन है बस। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। तो के इसके ऊपर चार्ज Q, इसके ऊपर चार्ज माइनस Q, जो भी बच्चा बोलेगा दांत तोड़, ऐसे ऐसा नहीं करना है। मैं 50 बार समझा चुका हूं, जो है चार्ज सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है, प्लस माइनस नहीं रखना है आपको, समझ आ गया? हाँ सर, ठीक है। और इनके बीच में कितना सेपरेशन है? R, तो इसका R स्क्वायर इज इक्वल टू 2mg। हाँ सर, आपको क्या निकालनी है? Q की वैल्यू, तो ये बच गया सर K, Q इंटू Q बनेगा सर Q स्क्वायर, डिवाइड में बचेगा सर R स्क्वायर इक्वल टू 2mg। हाँ सर, Q स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना, तो आपने कहा इसको यहीं पे रहने दो, बाकी को कर दो दफा। Q स्क्वायर इक्वल टू सर ये तो है 2mg सर, ये जो नीचे R स्क्वायर है सर ये ऊपर आ जाएगा। हाँ, ये जो K है सर ये सर डिवाइड में चला जाएगा। हाँ, तो सर हमें Q स्क्वायर मिल गया, लेकिन हमें निकालनी है Q की वैल्यू, तो ये उधर जाके अंडर रूट बनता है। क्या बनेगा सर? 2mg R स्क्वायर डिवाइड बाई के जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर है? क्या आसान लग रहा है? क्या सिंपल लग रहा है ये सवाल? बहुत बढ़िया। आई होप ये जो है आपको समझ आ गया होगा। अब देखना, मैं इसी सवाल को लूंगा और थोड़ा बहुत इसमें चेंज करूंगा, थोड़ा बहुत इसमें चेंज करूंगा। पहले आप इस स्क्रीन को पॉज करिए और इस सवाल को जो है नोट करिए, ठीक है। हाँ, तो आई होप जो है आपने ये सवाल जो है नोट कर लिया होगा। अब देखना, मैं इस सवाल में थोड़ा बहुत चेंज करूंगा, थोड़ा सा ही मैं इसमें चेंज करूंगा और आप देखना ये कितना अच्छा जो है सवाल हो जाएगा। और ऐसा सवाल एग्जाम में आ गया तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q सो दैट द टेंशन, यहां पे मैं लिखूंगा सो दैट द टेंशन इन द अपर स्ट्रिंग बिकम जीरो। अब जो है मैं कह रहा हूं ऊपर वाली स्ट्रिंग में टेंशन जीरो होना चाहिए, ठीक है सर। पहले बना दीजिए, ठीक है सर। यहां पर आपने क्या कहा सर? यहां पे जो है मास m रखा है, ठीक है। लेकिन याद रखना इस बार भी मैं इधर प्लस Q रख रहा हूं, इस बार मैं क्या रख रहा हूं? इधर प्लस Q, ठीक है सर। यहां पे क्या रख रहा हूं? 2m मास, लेकिन इधर भी चार्ज Q रख, सेम चार्ज के अभी रखे, या तो दोनों नेगेटिव रखो या दोनों पॉजिटिव रखो, ठीक है। अभी मैंने दोनों पॉजिटिव रखे, इनके बीच में फिर से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, ठीक है सर, ठीक है। करते हैं सर। सर आपने कहा ये नीचे वाली स्ट्रिंग है तो सर इसमें जो है हम टेंशन मानेंगे T1। हाँ हाँ, मान लो मान लो। ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है सर इसमें हम टेंशन मानते हैं T2। सर क्यों टेंशन T2 मानेंगे? क्योंकि ये रस्सी अलग अलग होगी। अगर ये रस्सी सेम रस्सी होती तो फिर हम टेंशन दोनों में सेम मानते, क्योंकि रस्सी जो है अब अलग अलग रस्सियां हो गई है, ठीक है, ठीक है सर। तो सर ये जो है ये चार्ज है Q, ये चार्ज भी Q, तो सर ये आपस में क्या करेंगे? रिपल करेंगे। बहुत बढ़िया। ये चार्ज जो है इस चार्ज पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा Fe, और ये चार्ज इस चार्ज पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा Fe, और इसको नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा? ग्रेविटी की वजह से 2mg। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
क्लियर है इतना? तो इसको इधर क्या लग रहा होगा नीचे, T1, इसको नीचे लग रहा होगा T1। बहुत बढ़िया। अब कोई बच्चे यहां पे नहीं बोल रहा है इसको नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। हाँ ठीक है बेटा, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, और यहां पे क्या लगेगा, इसको नीचे लगेगा mg। ठीक है, इसको नीचे लगेगा mg। क्लियर है इतना? एक तो टेंशन इस पे नीचे लगेगा, रस्सी जो इसको नीचे खींच रही होगी, हाँ सर, और ग्रेविटी जो इसको खींच रही होगी मास की वजह से, क्योंकि यहाँ पे मास है, अगर मास नहीं होता फिर mg नहीं लगता, यहाँ पर मास है तो इसको नीचे लगेगा mg। तो फिलहाल अगर मैं इसके लिए जो है बनाऊंगा, फिलहाल ये जो है हमारे पास मास m है और इसके ऊपर जो है सर चार्ज q है, सर इसको नीचे लग रहा होगा mg। हाँ शाबाश, और बताओ, और इसको नीचे लग रहा होगा T1। ठीक है ठीक है, और सर इसको ऊपर लग रहा होगा T2। ठीक है, और सर इसको ऊपर लग रहा होगा Fe। हाँ सर ठीक है। तो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ो, अपर स्ट्रिंग में टेंशन 0, तो दैट मीन सर T2 0 होगा, T2 0 होगा। तो सर ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है Fe, सर वो बराबर होना चाहिए नीचे वाले फोर्स के, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स। सर नीचे है mg, नीचे है mg, सर नीचे है T1। तो सर ये होगी हमारे पास एक इक्वेशन, ये हमारे पास पहली इक्वेशन। तो आप जो है इस वाले को देखते, इस वाले ब्लॉक को अगर मैं थोड़ा इधर इसका एफबीडी बनाऊंगा, तो ये जो है हमारे पास मास m है, इसका चार्ज है सर, हाँ सॉरी, इसका मास 2m, चार्ज q है। तो सर इसको जो है नीचे जमीन खींच रही होगी 2mg से। हाँ सर, हाँ सर, और सर इसको नीचे लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसको ऊपर लग रहा होगा सर T1, इसको ऊपर लग रहा होगा T1। हाँ सर बहुत बढ़िया। तो अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं, ऊपर वाला फोर्स T1 बराबर नीचे वाले फोर्सेस के 2mg प्लस Fe। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, T1 Fe की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, mg प्लस T1 उसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो, उसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो, यहां पे आएगा T1 इक्वल टू, ये ऑलरेडी है 2mg। बहुत बढ़िया। Fe की वैल्यू mg प्लस T1, mg प्लस T1, और ये T1 क्या हो जाएगा, कैंसल। इस साइड क्या बच गया, 3mg, और इस साइड क्या बच गया, 0, क्योंकि ये T1 इस साइड आएगा ना। चलो मैं वो स्टेप लिख देता हूं, यहां पे आएगा T1 और ये इधर आएगा माइनस T1 इक्वल टू mg प्लस 2mg, कितना हो जाएगा 3mg। तो 0 इक्वल टू 3mg। क्या 0 कभी 3mg के बराबर हो सकता है? नहीं। दैट मींस अगर इसका मास ही नहीं है, दैट मींस ये पॉसिबल नहीं है। अगर किसी चीज के पास मास है तो 3mg कैसे 0 के बराबर हो सकता है? दैट मीन्स यहां पर जो है मैथ ने जो है यहां तक हमें मैथ ने पहुंचाया, और मैथ कह रहा है 3mg जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं आ सकता है। दैट मीन्स मैथ हमें कहने की कोशिश कह रहा है, तो ये सिचुएशन जो है कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। दैट मीन्स अगर ये सिचुएशन क्या है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये क्या है, इम्पॉसिबल है। और अगर इम्पॉसिबल है दैट मीन्स तुम चार्ज कुछ भी रखो, तुम चार्ज Q रखो, 2Q 2Q 3Q 3Q, सेम चार्ज, यानी कि, लेकिन क्या होना चाहिए, दोनों पे चार्ज सेम होना चाहिए। सेम इन द सेंस जो है इनका नेचर सेम होना चाहिए। अगर ये प्लस है ये भी प्लस, ये माइनस है ये भी माइनस, बाकी तुम चार्ज की कुछ भी वैल्यू रखो, चार्ज की कुछ भी वैल्यू रखो, ऊपर वाली स्ट्रिंग में जो है टेंशन 0 नहीं हो सकती है। दैट मीन जो है T2 विल नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ Q, फॉर एनी वैल्यू ऑफ Q। आप Q को कुछ भी रखिए, चाहे प्लस Q माइनस Q कुछ भी रखिए, किसी भी वैल्यू के लिए जो है ऊपर वाली स्ट्रिंग में टेंशन 0 नहीं होगी। तो ये तो हमने मैथ ने आंसर दिया सर, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है। मैथ तो ठीक है, ये समझ आ गया, मैथ ऐसा बोल रही है, लेकिन थोड़ा सा इसको जो फील करवाइए, थोड़ा इसको फील करवाइए। ठीक है बेटा, देख तुम समझो यहां जो है ये mg मास है, इसके ऊपर रस्सी बांधी हुई, इमेजिन करिए आप, और ये हमारे पास जो नीचे वाला मास है 2mg, और इनके बीच में रस्सी है। देखो ये वाला जो है ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और ये हाथ नीचे फोर्स लगा रहा है, दो चार्ज की तरह। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल। लेकिन ध्यान से देखो ना, इनको मैंने बांधा किससे, रस्सी से। जब तक कि ये रस्सी नहीं टूटेगी ये दो चार्ज जो है अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे बेटा। हाँ दैट मींस
ये दो चार्ज जो है ये रिपल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जाना चाहिए। जब ये दूर जाएंगे तभी ऊपर वाली स्ट्रिंग क्या होगी, लूज होगी, तभी टेंशन जीरो होगी। लेकिन ये दूर कब जाएंगे, जब नीचे वाली रस्सी टूट जाएगी। और हम वो वाला केस ले रहे हैं, इसमें नीचे वाली रस्सी नहीं टूटेगी। दैट मीन्स क्योंकि अगर मैं कुछ भी वैल्यू रखूं, ये दो चार्जेस अपनी पोजीशन से दूर नहीं जाएंगे जब अगर सेम नेचर के चार्ज होंगे। ठीक है, अगर आप रखोगे एक को प्लस एक को माइनस तो फिर ये जल्दी एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, दोनों क्या करेंगे, रिपल। दैट मीन्स ये दूर जाना चाहेंगे लेकिन नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इसको किसने बांधा है, रस्सी ने बांधा है। जब तक रस्सी नहीं टूटेगी तब तक ये दूर नहीं जा पाएंगे, और जब तक ये दूर नहीं जा पाएंगे ऊपर वाली रस्सी लूज नहीं होगी, और तब तक उसमें जो है टेंशन जो है वो जीरो नहीं होगी। क्या इतना क्लियर है, उसमें टेंशन जीरो नहीं होगी। समझ आ गया, चाहे हम क्यू की कुछ भी वैल्यू रखें, ये क्लियर है। हाँ, और एनी वैल्यू ऑफ क्यू जो टेंशन है T2 में वो जीरो नहीं होगी। क्लियर है, इतना समझ आ गया, बहुत बढ़िया। ये जो है बहुत अच्छा सवाल था, इसके हमने दोनों तरीके जो है वो अच्छे से डिस्कस किए। अब हम जो है अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो चलो बेटा अब जो हम और एक सवाल लेंगे। वो सवाल जो है वो भी एक अच्छा सवाल है। उसके बाद जो है दो तीन सवाल है, वो उतने जो है मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप करोगे। ये सवाल जो है इन पे आपको दिमाग जो है थोड़ा जोर देना पड़ेगा, अपने दिमाग को। समझ आ गया, लेकिन यही सवाल जो है इंपॉर्टेंट है। वो जो इसके बाद में दो तीन सवाल करवाऊंगा वो हर जगह देखने को मिलेंगे, उससे आपको फायदा नहीं होगा। ये सवाल जो है आपके दिमाग को जो है बढ़ाएंगे, उसकी एफिशिएंसी शार्पनेस को इंक्रीज करेंगे। और ऐसे सवाल जब एग्जाम में आएंगे तो जब आपने ऐसे सवाल किए होंगे तो आपको वहां पे आसान लगेंगे, और जब आपने ऐसा सवाल नहीं देखा होगा तो आप एग्जाम में जाओगे तो जैसे ऐसा सवाल आएगा तो आप जो है फ्रस्ट्रेशन में आके तो पूरा जो पेपर जो आपको आता भी होगा वो भी जो आप गलत कर दोगे। ठीक है, तो अब मैं और एक बहुत अच्छा सवाल दूंगा जिसमें थोड़ा सा जो है सर्कुलर मोशन का जो है कंसेप्ट है उसमें यूज होगा। ठीक है, तो मैं वो आपको पूरा समझाऊंगा, आराम से दिखाऊंगा उस पर कैसे सवाल पूछा जा सकता है। तो हम जो है सवाल से, ये सवाल भी है और इससे हम कुछ समझने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहां से मैंने क्या किया, एक रस्सी को बांध दिया है। ठीक है, और इस रस्सी पे जो है मास m रखा है। ये रस्सी है और इस रस्सी से मैंने एक मास m रखा है। आप देखते हो बचपन में आप जो है रस्सी के साथ कोई चीज बांधते और फिर उसको ऐसे ऐसे घुमाते, तो आपने क्या देखा होगा, वो चीज जो है सर्कुलर मोशन करती है। हाँ भाई सर, वो जो है सर्कुलर मोशन करती है। हाँ, तो वो क्या करती होगी, सर्कुलर मोशन। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो जानो, जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन करती है तो उसको हमेशा अंदर की तरफ एक फोर्स लगती है, उसको हम बोलते हैं बेटा सेंट्रिपिटल फोर्स। क्या फोर्स लगती है, सेंट्रिपिटल फोर्स। तो देखो अगर जो है ये मास हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो इसको अंदर की तरफ क्या रखेंगे, रस्सी में क्या होगी, टेंशन होगी। समझ आ गया, आप रस्सी से ऐसे घुमा रहे हो तो वो रस्सी क्या होगी, टाइट होगी। दैट मींस उसको अंदर की तरफ क्या लग रही होगी, टेंशन लग रही होगी। और ये जो टेंशन फोर्स है यही इसको प्रोवाइड करेगी सेंट्रिपिटल फोर्स। यही टेंशन फोर्स जो है इसको घूमने पे क्या करती है बेटा, मजबूर करती है। दैट मींस इसको जो है यही टेंशन फोर्स इसको क्या देती है, सेंट्रिपिटल फोर्स। दैट मींस यहां पे जो है टेंशन फोर्स विल एक्ट एज सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह वो एक्ट करेगा, यानी कि सेंट्रिपिटल फोर्स यहां पे कौन दे रहा है, टेंशन फोर्स दे रहा है। और आपको पता है टेंशन ये जो है टेंशन किसके बराबर होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि टेंशन की वजह से क्या आ रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स आ रहा है। और सेंट्रिपिटल फोर्स हमेशा होता है mv² डिवाइड बाय r। अगर यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, r है। ठीक है सर, और ये होता है mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर भी। अगर हम इसको ओमेगा से क्या करवा रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं, तो फिर ये mr ओमेगा के बराबर भी होगा, mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर भी होगा। क्या इतना क्लियर है बेटा? हाँ सर, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था क्लास 11th का। तो यहां पे लेने का क्या फायदा है, यहां पे लेने का क्या मकसद है? देखो अभी तक जो है सिर्फ ये मास था, अब मैं क्या कर रहा हूं, जहां पर इसको बांधा है वहां पर एक चार्ज रख रहा हूं Q, एक चार्ज रख रहा हूं प्लस Q, और ये जो मास है इस पे एक चार्ज रख रहा हूं माइनस Q, एक चार्ज क्या रख रहा हूं, माइनस Q। तो आप बोलोगे सर ये प्लस Q और ये माइनस Q, ये इसको अपनी तरफ फोर्स लगाएगा
Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जब ये घूम रहा है, एक तो इसको टेंशन अंदर की तरफ लग रही है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अंदर की तरफ लग रहा है। दैट मींस इस बार जो जब ये घूमेगा, इस पे जो सेंट्रिपेटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? दो चीजें, एक तो ऑलरेडी जो टेंशन था और एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ सर, दैट मींस इस टाइम जो है जब हम इन पे ऊपर क्या रखते हैं? चार्ज। when charges are placed on mass and hinge, जहां पे हमने इसको बांध के रखा है उसके ऊपर मास हमने रखा। ठीक है, तो सर तब जो है एक तो अंदर की तरफ टेंशन फोर्स लग रही है प्लस एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है Fe। सर वो किसके बराबर होगी? सेंट्रिपेटल फोर्स, यानी कि mv स्क्वायर डिवाइड बाय r या m r ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी। तो यहां से अगर मैं देखूंगा, अब अगर मैं पहले टेंशन था m r ओमेगा स्क्वायर के बराबर, अब जब मैं टेंशन निकालूंगा तो अगर मैं इसको मानूंगा m r ओमेगा स्क्वायर, ये Fe यहां था, ये इधर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो क्या कुछ दिख रहा है आपको शॉर्ट में? अगर आप देख रहे हो ध्यान से, अगर देखोगे जो टेंशन फोर्स है वो इस बार जो पहले फोर्स था एम आर ओमेगा स्क्वायर उससे थोड़ी कम हो रही है। दैट मींस जब चार्ज नहीं थी तब टेंशन फोर्स ज्यादा थी, और जब मैंने कुछ चार्ज रखा उसकी वजह से और एक चीज जो है उसको हेल्प करने के लिए आ गई, कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट मींस नेट जो है टेंशन अब इस बार क्या होगी? कम होगी। ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा, जब इस पे चार्जेस नहीं थे तब टेंशन फोर्स कुछ एक्स लग रही थी, और अगर अब हम इस पे चार्ज रख रहे तो बताओ टेंशन फोर्स डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी या सेम रहेगी? वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। और अगर वो पूरा वैल्यूज आपको दे, के की वैल्यू, आर की वैल्यू, तो आप बता सकते हो वो कितने वैल्यू से जो है डिक्रीज हो सकती है। क्या समझ आ गया कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं? बहुत बढ़िया। ये सवाल अगर आपको यहां तक समझ आ गया, अब वो इस पे कुछ भी पूछे आप जो है उसको बहुत आराम से कर सकते हो। क्या क्लियर है? ठीक है, तो ये सवाल आप पहले स्क्रीन को पॉज करिए, नोट करिए, तो फिर जो हम और दो तीन सवाल लेंगे जो बहुत आसान है। उसके बाद हम लेंगे एससी वर्मा के 4 क्वेश्चंस जो मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं, और एरोडो के 2 क्वेश्चन उसके बाद लेंगे। और आप देखोगे ये लेक्चर में आपको बहुत मजा आएगा। एरोडो के सवाल जो ऑनलाइन लेक्चर में डिस्कस करना इतनी आसान बात नहीं होती है, लेकिन मैंने आपसे जो है प्रॉमिस किया था मैं पूरा कंटेंट दूंगा जो कोटा लेवल का कंटेंट है, और वो कंटेंट जिससे आप रैंक ला सकते हो अगर आप भी उतनी मेहनत करोगे जितनी मैं कर रहा हूं यहां से। ठीक है, ठीक है, करिए आप पहले इसको नोट। हाँ, तो अब जो है अब ये 2-3 क्वेश्चन जो है लेना जरूरी है, इससे आपको थोड़ी और चीजें जो वो क्लियर होगी। बहुत सिंपल सवाल है, आप खुद भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ +2 q चार्ज है और यहाँ -q चार्ज है। इन सब सवाल में जो है जो सेंटर पे हमने चार्ज रखा है उस पे हमें नेट फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? नेट फोर्स निकालना है। सर यहाँ पर जो है सेंटर पे हमने -q चार्ज रखा है और ये +q चार्ज है, तो सर ये इसको जो है अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो ये इसको जो है अपनी तरफ खींचेगा। मैं उसको F1 बोलता हूं, या सीधे अब हम लिख सकते हैं क्योंकि आप ट्रेन हो ही चुके हो। तो ये हो जाएगा 2kq, यानी कि 2, ये देखो ये फोर्स कितना हो जाएगा, k इसके ऊपर चार्ज है, q इसके ऊपर चार्ज है, 2q डिवाइड बाय यहां से यहां अगर हम r मानेंगे डिवाइड बाय r स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? 2 बाहर आएगा, kq स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर। kq स्क्वायर को मैं बोलूंगा f, यानी कि ये हो गया 2f। kq स्क्वायर बाय r स्क्वायर को हमने क्या माना? f माना, जैसे हमने पहले वाले सवाल में किया था। दैट मींस इधर फोर्स लगेगा 2f, इधर फोर्स क्या लगेगा? नेट फोर्स जो है, अगर मैं इसको इधर बनाऊं तो यहां पर नेट फोर्स जो आ गया हमारा 2f आ गया। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये फोर्स जो है ये माइनस और ये भी माइनस, दैट मींस दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे और कितना फोर्स लगाएंगे? k q डिवाइड बाय r स्क्वायर, दैट मींस उसका मैग्नीट्यूड भी f हो जाएगा। दैट मींस इधर जो है और एक फोर्स लगेगा f। ठीक है, ये मैं थोड़ा जल्दी इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये पहले वाले लेक्चर्स में बहुत आराम से डिस्कस किया है, तो अभी जो है इसलिए हमें थोड़ा तेज चलना पड़ेगा, सो दैट जो है हम जल्दी कर पाए। ये जो है 5q इधर नीचे की तरफ, ये जो है माइनस और ये प्लस, ये इसको अट्रैक्ट करेगा 5f से। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और ये प्लस माइनस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा f से। 5f में से एक f कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल ऊपर की तरफ हमारे पास बचेगा 4f। ठीक है सर, इधर 3f इधर 4f, और ये किस एंगल पे? 90 डिग्री पे। याद रखना, जब भी 3f और 4f 90 डिग्री एंगल पे होते हैं तो इनका रिजल्टेंट जो है वो 5f आता है। क्या आता है? 5f आता है। और छोटे वाले एंगल से जो है
छोटे वाले मैग्नीट्यूड से जो है वो क्या बनाता है, बड़ा एंगल, यानी कि 53 डिग्री और इसके साथ 37 डिग्री। तो नेट फोर्स आ जाएगा 5F, एफ नेट कितना आ जाएगा 5F, एफ के बदले के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर जो है, ये इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा। क्या क्लियर है, क्या इजी लग रहा है, आराम से लग रहा है, ठीक है। तो फिर जो है इतना आप पहले स्क्रीन को पॉज करिए और इस सवाल को जो आप नोट करिए, ठीक है। आई होप आपने ये कर लिया होगा। तो फिर हम और एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए बेटा इसको डिस्कस करेंगे। आप बोलोगे सर अब हम खुद करेंगे, सर ये 6Q है और ये प्लस Q है, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा 6F से। हाँ तो ये क्या है सर ये -2Q ये प्लस, यानी कि दोनों अपोजिट, तो सर ये इसको अपनी तरफ खींचेगा 2F से। ये 4, ये दोनों प्लस है, तो सर ये इसको रिपल करेगा 4F से। ये 8 और ये भी प्लस ये भी प्लस, तो सर ये इसको रिपल करेगा 8F से। तो सर आप देखिए, तो ऊपर 4F नीचे 8F, तो सर नेट जो है नीचे लग रहा है 4F, नीचे लग रहा है 4F, इधर 6F इधर 2F, तो नेट इधर क्या लग रहा है सर 4F लग रहा है। सर इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री, और हमको पता है, आपने बताया था जब भी दो इक्वल वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा 90, तो सीधे आएगा √2 टाइम्स, और इनका मैग्नीट्यूड कितना है 4F, सीधे √2 into 4√2, F के बदले सीधे के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्या बहुत आराम से आंसर आ गया, 10 से 15 सेकंड में जो है हमने इस वाले सवाल को जो है निपटा लिया है। क्योंकि जब हमने ऐसे सवाल किए हैं, अदरवाइज नहीं किए होते, तो ऐसा सवाल जो है आपके पसीने निकाल सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप आप इसको पहले जो है नोट करिए, स्क्रीन को पॉज करके। आई होप आपने कर लिया होगा। तो और एक क्वेश्चन जो है अब हम जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सर देखिए, ये जो है क्वेश्चन आपने लिया है सर ये जो है 6Q है और ये भी प्लस ये भी प्लस, सर ये इसको रिपल करेगा इधर 6F से। हाँ तो ये 2 भी इसको रिपल करेगा सर कितने 2F से। हाँ सर हम समझ रहे हैं। सर ये जो है ये प्लस है ये माइनस है, सर ये इसको खींचेगा अपनी तरफ 2F से, ठीक है। ये Q है और ये भी प्लस प्लस, तो ये भी इसको इधर खींचेगा F से, ठीक है सर, ठीक है सर। आप थोड़े इधर समझाइए आराम से, इधर 6F लग रहा है और इधर 2F लग रहा है, तो नेट फोर्स जो है सर इधर लगेगा 5F। हाँ सर, हाँ सर, सर इधर F और F मिलके सर ये तो हो जाएगा सर 3F, ये हो जाएगा सर 3F। सर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है सर, 90 सर कैसे 90, मैंने आपको समझाया, ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90, तो ये बनता है 360, ठीक है सर, ठीक है सर। सर अभी आपने समझाया जब 3F और 4F 90 डिग्री एंगल पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट 5F आता है। तो हम देखेंगे 5 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, लेकिन आर यहां से यहां तक की डिस्टेंस है। अगर ये लेंथ L है, अगर ये लेंथ L है, तो मैंने आपको सिखाया ये यहां से L/√2 होता है, वो यहां पे आप वैल्यू डाल के और जो आंसर निकाल सकते हो। क्या इतना क्लियर है? हाँ तो इतना पहले आप नोट करिए, फिर हम फर्दर क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करते हैं। हाँ बेटा चलो अब जो है और एक जो है चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अब आप, अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं फिर से, ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन से थोड़ा मॉडिफाई होके फिर इरोडो का क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है। क्या है सर? यूनिफॉर्म, साथ साथ में लिखिए, यूनिफॉर्म चार्जड रिंग, ठीक है। ये जो रिंग है ये यूनिफॉर्म चार्जड रिंग है, ठीक है सर। ये यूनिफॉर्म चार्जड रिंग है जिसकी जो सर रेडियस है r, इसकी रेडियस कितनी है सर? इसकी रेडियस है हमारे पास r, और इस चार्ज पे जो है हमने स्मॉल q चार्ज जो है पूरा इस पे बिखर दिया है। पूरे जो है इसकी सरफेस पे कितना चार्ज रखा है? प्लस q चार्ज, ऐसे ऐसे इस पे क्या किया है? बिछा दिया है, ठीक है सर। हाँ सर समझ गए, कितना चार्ज रखा है आपने? q चार्ज। सर इसकी रेडियस क्या है? r, और ये हमारे पास क्या है? रिंग। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके सेंटर पे एक चार्ज कैपिटल Q रख रहा हूं, एक चार्ज कैपिटल Q रख रहा हूं। अब आपको बोलना है इस कैपिटल Q चार्ज पे कितना फोर्स होगा। अब इस कैपिटल Q चार्ज पे कितना फोर्स होगा? आप बोलोगे सर बहुत आसान है, हम तो आराम से करेंगे। सर ये क्या सवाल है? तो ये तो बहुत है। देखिए जो इस साइड का छोटा सा चार्ज होगा वो इसको इधर रिपल करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। सिमिलरली इस साइड का छोटा पार्ट इसको इधर रिपल करेगा। सिमिलरली इधर का छोटा पार्ट इसको इधर रिपल करेगा। सिमिलरली इधर का छोटा पार्ट वापस रिपल करेगा। सिमिलरली ऊपर का वाला पार्ट इसको इधर करेगा, ये इधर, ये वाला साइड जो है वो वाला साइड इसको इधर रिपल करेगा, ये वाला साइड इधर रिपल करेगा। तो आप जो देखोगे इस पे नेट फोर्स क्या आएगी? 0 आती है। समझ आ गया? जब यूनिफॉर्म चार्जड रिंग होती है, अगर हम उसके सेंटर पे कोई भी चार्ज रखे, चाहे प्लस रखे या माइनस रखे, उस पे नेट चार्ज जो है
सॉरी नेट फोर्स जो है वो आता है 0। तो सर क्या ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है? हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन जिस क्वेश्चन के पूछे जाने के ज्यादा चांस है और जो क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है वो तो इसके बाद है। क्या इतना क्लियर हुआ? आप स्क्रीन को पॉज करिए और नोट करिए, इसमें से थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा और आप देखोगे क्या बेहतरीन सवाल बन के आएगा हमारे पास। ठीक है, तो आई होप आपने जो है इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा जो है चेंज करूंगा, थोड़ा सा सवाल को हम मॉडिफाई करेंगे और आप देखोगे इस पे क्या सवाल हमारे पास बन के आ जाएगा। देखो बेटा, ये हमारे पास जो है एक रिंग है। क्या है सर? ये रिंग है, इस पे चार्ज था सेंटर पे कैपिटल क्यू, और इस पूरी सरफेस पे हमने कितना चार्ज बिखेर दिया है? प्लस क्यू चार्ज, प्लस स्मॉल क्यू चार्ज जो है हमने इस पे जो है बिखेर दिया है। क्यू चार्ज और इसकी रेडियस आर, और ये यूनिफॉर्मली यानी कि हर एक जगह इक्वल इक्वल चार्ज जो है हमने रखा है। लेकिन यहां तक तो ठीक है, नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा। मैं इसमें छोटा सा पार्ट जो है वो कट कर रहा हूं। मैं इसमें छोटा सा पार्ट जो है वो कट कर रहा हूं। कितना पार्ट कट कर रहे हो सर? मैं जो इसमें एक डीएल लेंथ जो है वो इसमें कट कर रहा हूं। इसमें जो है डीएल लेंथ का एक पार्ट जो है वो कट कर रहा हूं, और अब आपसे पूछ रहा हूं बताइए सेंटर पे कितना नेट फोर्स होगा? आप बोलोगे सर देखिए, पहले तो आप इसको क्या करिए, ऐसे जो है जोड़ने की कोशिश करिए। हाँ देखो, आप बोलोगे इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को छोड़ दो, बाकी जैसे जैसे इधर है क्या वैसे ही इधर है। जितना फोर्स ये वाले पार्ट ने इधर लगाया होगा उतना ही फोर्स ये वाले पार्ट ने इधर लगाया होगा, और वो कैंसिल हो गया होगा। लेकिन ये छोटे वाले पार्ट ने पहले ये इधर फोर्स लगा रहा था, और जब यहां पर भी चार्ज था वो भी इधर फोर्स लगा रहा था, नेट क्या आ रहा था? 0। लेकिन अब ये वाला पार्ट तो फोर्स लगाएगा, लेकिन इसको यहां से बैलेंस करने के लिए कोई नहीं है। दैट मींस ये तो फोर्स लगाएगा, लेकिन उस फोर्स को कैंसिल करने वाला जो पार्ट था वो हम कैंसिल कर चुके हैं, वो हम काट चुके हैं इस रिंग से। दैट मींस सर अब इस पे कितना फोर्स लगेगा? सर ये तो बहुत मुश्किल सवाल बन गया। नहीं बेटा, आराम से देखो कैसे करना होता है। ठीक है सर, डीएल लेंथ काटी तो दैट मींस सर ये लेंथ भी जो हो यहां पे कितनी होगी सर? डीएल लेंथ होगी। हाँ सर, डीएल लेंथ होगी। मैं बोलूंगा ये जो डीएल लेंथ है इस पे छोटा सा चार्ज होगा, डी क्यू। छोटा सा चार्ज पूरे सरफेस पे क्यू है, और इस छोटे से पार्ट पे मैं मान रहा हूं डी क्यू। तो सर वो डी क्यू जो है इस पे फोर्स लगाएगा सर। हाँ, डी क्यू है क्योंकि छोटा चार्ज है तो छोटा फोर्स लगाएगा सर। वो फोर्स लगाएगा डीएफ, वो फोर्स लगाएगा डीएफ। सर फिर देखिए जो डीएफ है वो किसके बराबर होगा सर? के। सेंटर पे कितना चार्ज है? प्लस क्यू। सर ये चार्ज कितना है सर? ये छोटू सा चार्ज डी क्यू, डिवाइड बाई ये कितना दूर है सर? आर स्क्वायर। तो सर हो तो गया, लेकिन सवाल है आपको डी क्यू नहीं पता है। डी क्यू अगर आप किसी तरीके से निकाल दिए तो ये सवाल तो हो गया फिनिश। सर डी क्यू को कैसे निकालेंगे मैं आपको समझाता हूं, आराम से देखना। ये चीजें हमें बार बार आगे भी जरूरत लगेगी। देखना बेटा, पूरे सरफेस पे कितना चार्ज था? क्यू। पूरे सरफेस पे कितना चार्ज था? क्यू। और पूरा सरफेस क्या होता है? सर्कम का सर्कमफ्रेंस। सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। कितना होता है बेटा? 2 पाई आर। हाँ सर, 2 पाई आर होता है। ठीक है सर, तो सर आप कह रहे हो जो 2 पाई आर लेंथ है उस पे आप कह रहे हो पहले कितना चार्ज था? क्यू। पूरे सरफेस पे कितना चार्ज था? क्यू। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक यूनिट पे कितना चार्ज है। सर अगर एक यूनिट पे निकाल दे, इधर से भी 2 पाई आर डिवाइड कर दो, इधर से भी 2 पाई आर डिवाइड कर दो, दैट मीन इसको इधर शिफ्ट कर दो। एक यूनिट पे अगर निकाल दे तो आएगा क्यू अपॉन में 2 पाई आर। मैंने इधर भी 2 पाई आर से डिवाइड किया, 2 पाई आर कैंसिल, 1 बचेगा। इधर भी क्यू और डिवाइड में किया 2 पाई आर, तो एक यूनिट पे चार्ज कितना आएगा? Q अपॉन 2 पाई आर। या डायरेक्टली आप कह सकते हो इसको इधर भेज दो तो हमें एक यूनिट पे जो है चार्ज पता चलेगा Q डिवाइड बाई 2 पाई आर। तो सर क्या हमें एक यूनिट पे निकालना है? नहीं, हमें कितने चीज पे निकालना है? डीएल लेंथ पे निकालना है। तो ठीक है, दोनों साइड डीएल डीएल जो है हम इनटू करेंगे, इधर भी डीएल निकालेंगे इनटू Q डिवाइड बाई 2 पाई आर। 2 पाई आर इनटू में हो करेंगे सर डीएल। ठीक है सर, ये जो इस छोटी सी लेंथ पे जो चार्ज आया सर आपने उसी को तो क्या बोला था? डी क्यू। दैट मींस डी क्यू चार्ज जो है मुझे मिल गया क्यू अपॉन 2 पाई आर। 2 पाई आर इंटू में डीएल, इंटू में डीएल। सर हो तो गया क्वेश्चन, अब इस डी क्यू को यहां पे पुट कर दो तो हमें क्या मिलेगा? जो हमारे पास इधर डीएफ फोर्स लगेगा वो बनेगा के, और वो है हमारे पास कैपिटल क्यू, और डी क्यू के बदले हम डालेंगे Q डिवाइड बाई 2 पाई
आर इंटू में सर आएगा डीएल और डिवाइड में हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ओवरऑल सॉल्व अगर हम इसको करेंगे तो ये बनेगा के क्यू स्मॉल क्यू इंटू में बचेगा सर डीएल और डिवाइड में बचेगा सर 2 पाई आर क्यू। सर ये जो है हमारे पास छोटा सा जो फोर्स है जो यहां पर इसके ऊपर जो है एक्ट हो रहा होगा। क्या इतना क्लियर है? क्या आपको ये लगा? बहुत आराम से हमने किया, थोड़ा बहुत जो है फंडामेंटल्स का यूज हमने किया और ये सवाल जो है इतना अच्छा सवाल जो है वो हमने बहुत आराम से जो है उसको जो है यहां पर हमने सॉल्व कर दिया है। क्या इतना क्लियर है? क्लियर है इतना? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, फिर इसको आप क्या करिए, स्क्रीन को पॉज करके इसको आप जो है नोट कर लीजिए और स्टार डालिएगा इस सवाल के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे भी हम इसका यूज करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा एस से ही मिलता जुलता जो है इरोडो ने थोड़ा सा उसमें चेंज किया है, वो सवाल हम लेंगे फिर। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट करिए। हाँ तो चलो बेटा, अब जो हम डिस्कस करेंगे एससी का जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है एससी वर्मा का, बहुत अच्छी बुक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम पहले ही कवर कर चुके हैं, जो डायमेंशन एनालिसिस का सवाल था। और अब जो है सवाल नंबर 2 आपके पास जो है एससी वर्मा होगी। ठीक है, आई होप अगर नहीं है तो आप एससी वर्मा लीजिए या कहीं से उसका जो है पीडीएफ लाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं यहाँ पे जो है अब वो जो थोड़े बड़े क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखूंगा तो टाइम थोड़ा वेस्ट होगा, लेकिन मैं समझाऊंगा वो क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। जो हमारे पास एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है, देखो ये है हमारे पास एचसीडी का जो है क्वेश्चन नंबर 2, एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है आपके पास 1 माइल एक कूलम का चार्ज है, एक कूलम का चार्ज है। कह रहा है एक आपके पास जो है कॉलेज की बिल्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल ये एक कॉलेज की बिल्डिंग है। कह रहा है एक चार्ज को यहां रखा है, एक 1 कूलम चार्ज को यहां रखा है। कह रहा है दूसरा चार्ज जो है वो आपको अपने घर के ऊपर जो है रखा है। तो ये मान लीजिए ये आपका कॉलेज है और ये आपका जो है घर है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इधर भी ये चार्ज 1 कूलम, एक चार्ज यहाँ पे रखा है, एक चार्ज यहाँ पे रखा है 1 कूलम का। ये आपका बिल्डिंग है और ये आपका घर है और ये वहां से ही कह रहा है इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 2 किलोमीटर है। वो क्या है? 2 किलोमीटर का सेपरेशन है। तो अब आपसे पूछ रहा है बताइए ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे होंगे, एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे होंगे। क्या बहुत आसान सवाल नहीं है? आपको दोनों का चार्ज पता है 1 कूलम, इनके बीच का डिस्टेंस पता है, तो आप आराम से नहीं निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। फिर पूछ रहा है वो जितना फोर्स आएगा वो आपके वेट से कितना गुना है, कितना टाइम्स है आपके वेट का। फॉर एग्जाम्पल कोई 50 केजी का है तो उसके ऊपर कितना वेट है, उसका वेट है m इंटू जी, मास 50 केजी इंटू 10, यानी कि उसके ऊपर वेट कितना उसका वेट है 500 न्यूटन। उसका वेट जो है सर 500 न्यूटन है। तो हम देखेंगे ये कितना फोर्स होगा, फिर देखेंगे वो 500 का कितना टाइम्स होगा, दैट मींस ये फोर्स जो है उतने टाइम्स होगा। वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। 2 चार्ज दिए, सेपरेशन दिए, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है बताइए नेट फोर्स क्या है। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। तो सर फिर करवाइए, हम तो ये आप खुद कर सकते हो, पहले इसको खुद से ट्राई करिए फिर मैं। पहले आप निकालो कितना नेट फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे, जो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो सर वो कितना होगा? सर वो होगा के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है सर, के की वैल्यू बताइए सर। के होता है 9 इंटू 10 रेज पावर 9। ठीक है सर, Q1 की वैल्यू 1 है, बहुत बढ़िया। Q2 की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाय ये इन दो के बीच का डिस्टेंस कितना दिया? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर, 2000 मीटर, 2000 मीटर। इसका क्या करना है सर? स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा 9 इंटू में आएगा 10 रेज पावर 9, 1 इंटू 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 को मैं अलग लिख सकता हूं। ठीक है, 2 इंटू 1000, 2 का स्क्वायर होगा 4 इंटू 1000 का स्क्वायर होगा 10 रेज पावर 6। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा, ये बचेगा 9 डिवाइड बाय 4, 9 डिवाइड बाय 4, ये ऊपर जाएगा, ऊपर है हमारे पास 10 रेज पावर 9, ये ऊपर जाएगा -6, तो 9 बाय 4 होता है 2.25 इंटू बचेगा 10 रेज पावर 3, दैट मींस ये बच गया 2250। 1000 से इंटू जब इसको करोगे 2250 न्यूटन जो है इतना फोर्स ये एक दूसरे पे लगा रहे हो। आपको समझ आ रहा है ये क्वेश्चन क्यों रखा गया है एससी वर्मा में? जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे नहीं दिए, कुछ समझाना चाहते हैं। यानी कि एक कूलम के जो चार्ज है उनको 2 किलोमीटर दूर रखा है और वो एक दूसरे पे 2250 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। क्या आपको समझ आ रहा है कितना फोर्स हो गया है, कितना ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं?
दैट मीन इससे समझाना चाहता है एक कूलम चार्ज जो है, जो आपको छोटी सी बात लग रही वो बहुत बड़ा चार्ज होता है। जब हमने देखा भी है पिछले क्लासों में, एक कूलम चार्ज में 6 × 10 रेज पावर कितने 25, 6.25 × 10 रेज पावर 18 जो है उसमें नंबर ऑफ जो होते हैं हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। क्या इतना क्लियर है, समझ आ गया? उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें, उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें। हाँ सर ये समझ आ गया। तो ये तो इसका पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट कह रहा है ये आपके वजन से कितने टाइम्स है। तो अब ये तो किसी पे भी डिपेंड करेगा, किसी का 70 kg होगा, किसी का 50 होगा, किसी का 60 होगा। तो आप जो है इन जनरल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास पर्सन जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सन का वेट हम लेंगे 50 kg, कितना लेंगे, उसका वजन 50 kg होगा, तो फिर उसका वेट होगा सर 50 × g, 50 × g, दैट मीन सर वो होगा 500 न्यूटन। तो सर कितने टाइम्स होगा, नंबर ऑफ टाइम्स अगर हमें निकालना है, नंबर ऑफ टाइम्स, तो गिवन कितना है 2250 फोर्स तो है, और आपका वजन कितना है 500। ये और ये हो गया कैंसल, और एक बार ये कैंसल हो जाएगा। 225 को किससे होगा, ये करेंगे हम 5, इसको जब हम करेंगे 5 4 ठीक है, तो ये बनेगा 45 डिवाइड बाई 10, तो ये बनेगा 4.5 टाइम्स। यानी कि अगर किसी का वजन जो है 50 kg है, तो उस पे वेट कितना है, उसका वेट होता है 500 न्यूटन, यानी कि उसके कितना 4.5 टाइम्स जो है फोर्स ज्यादा होगा। जिस फोर्स से एक इंसान को 50 kg वाले इंसान को जमीन अपनी तरफ खींच रही है, उसके 4.5 टाइम्स जो है ये फोर्स होगा। क्या क्लियर हुआ इससे वर्मा क्वेश्चन नंबर 1? क्लियर है, सिंपल। एक चार्ज यहां, एक चार्ज यहां, 2 किलोमीटर दूर, सिंपल फोर्स K1 Q2 पे R², ये इतना फोर्स निकाला। ये आपके वेट के टाइम्स कितना होगा। कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में, तो वहां पे ये पर्सन का वेट दिया गया होगा। अगर पर्सन का वेट 50 kg है, तो 500 न्यूटन उसके फोर्स लगेगा। कितने टाइम्स होगा, कितना फोर्स है 2250 डिवाइड बाय आपका कितना वेट है वो डिवाइड कर दो, तो आपको पता चलेगा कितने टाइम्स जो है ये आपके मास, आपके वेट से हेवियर है। क्या क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 2? बहुत बढ़िया। अब हम जो है और एक क्वेश्चन लेंगे, पहले आप इसको नोट करिए स्क्रीन को पॉज करके। हाँ, तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे एससी वर्मा का। सर देखो आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको कॉपी पे, समझ आ गया? आप सिर्फ लिखो एससीबी का ये नंबर है और ये इसका सॉल्यूशन है, समझ आ गया? ठीक है। हाँ, तो देखो अब हमारे पास और एक सवाल जो देखो थोड़ा सा घुमा फिरा के कह रहा है, हमारे पास 1 कूलम चार्ज है और हमारे पास और एक कूलम चार्ज है, यानी कि 2 1 कूलम के चार्ज है। कह रहा है इनको कितनी दूरी पे रखें। तो हम फॉर एग्जाम्पल L डिस्टेंस इनको दूर रखते हैं। कह रहा है इनको कितनी दूरी पे हम रखें सो दैट जो इनके दरमियान फोर्स लगेगा, जो इनके बीच में फोर्स लगेगा, वो एक 50 kg वाले इंसान के वेट के बराबर हो। दैट मीन ठीक है सर 50 kg वाले आपने अभी बोला, अगर वेट अगर हमारे पास कोई 50 kg वाला इंसान है, कितने 50 kg वाला इंसान है, तो सर उसका वेट होगा 50 × 10, तो सर उसका वेट होगा 500 न्यूटन। यानी कि ये कह रहा है इन 2 चार्जेस को मैं कितना दूर रखूं, कितना दूर रखूं ताकि इनका नेट फोर्स इसके वेट के बराबर आए, और वो वेट किसके बराबर आ रहा है 500 न्यूटन के बराबर आए। दैट मींस इनके बीच में लगने वाला फोर्स किसके बराबर आना चाहिए, 500 न्यूटन के बराबर आना चाहिए। तो सर इनके बीच में जो फोर्स लगेगा दोनों सेम नेचर के, तो रिपल करेगा, तो किस फोर्स से रिपल करेंगे, तो सर ये रिपल करेंगे Fe = K, सर इसके ऊपर K Q1 है 1, Q2 भी कितना है 1, डिवाइड बाय इनके बीच में डिस्टेंस L², सर ये बराबर होनी चाहिए 50 न्यूटन वाले 50 kg वाले पर्सन के बराबर, 50 × 10 यानी कि 500 न्यूटन के बराबर ये आना चाहिए। तो सर ये देखिए आप K का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ 1 × 1 तो 1 ही हो गया, डिवाइड बाय L² = 500। तो यहां से अगर हम देखेंगे हमें L निकालना है, तो ये इस तरफ जाएगा 9 × 10⁻⁹ डिवाइड बाय 500 = L²। ठीक है सर, अब इसको देखिए, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये जो है हमारे पास इसको 2 0 हम उतारेंगे, ये बनेगा 900 डिवाइड बाय 500 इंटू बचेगा 10⁻⁷ = L²। 2 0 2 0 हो गए खत्म। इसको और एक 0 हम देंगे, ये बनेगा 90 डिवाइड बाय 5 इंटू बचेगा 10⁻⁶ = L²। 90/5 कितना होता है 18, तो दैट मींस यहां से हमें क्या मिल गया L² = 18 × 10⁻⁶। तो यहां से आपको L की जो है वैल्यू मिल जाएगी, L आ जाएगा √18 × 10⁻⁶, √18 4
समथिंग होगा, 4.2 के आसपास, और ये जो है इसका आधा हो जाएगा 10⁻3। ये जो है आपको इतनी सेपरेशन पे उनको जो है रखना है, यानी कि 4.2 इंटू 10⁻3 मीटर दूर आपको उनको रखना है। तब जो उनके बीच में लगने वाला फोर्स होगा वो 500 न्यूटन के बराबर होगा, और वो एक 50 केजी वाले इंसान के वेट के बराबर होगा। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा एससीवी का क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप स्क्रीन को पॉज करिए, नोट करिए, एंड देन हम और एक क्वेश्चन लेके आते हैं। हाँ, तो चलो अब हम जो है एससीवी का जो है क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे पास एससी वर्मा जी जो है हमारे पास किताब है, उसका सवाल है। तो देखो, अब ये फिर से थोड़ा बहुत घुमा फिरा के फिर से वही कह रहा है। इस बार कह रहा है आपके पास जो दो चार्ज है, आप मुझे बताइए दो चार्ज इक्वल चार्ज है, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। कह रहा है इनको जो है इसने 1 मीटर दूर रखा है। कितना दूर रखा है? 1 मीटर दूर रखा है। बता रहा है कि इनका मैं कितना चार्ज रखूं, इनके ऊपर कितना चार्ज रखे, सो दैट इनके बीच लगने वाला फोर्स जो है एक 50 केजी वाले इंसान के वेट के बराबर हो। सर अभी आपने सिखाया 50 केजी का इंसान है, तो सर उसका वेट होता है 500 न्यूटन, उसका वेट होता है 500 न्यूटन। दैट मींस इनडायरेक्टली ये कह रहा है दो चार्ज है, इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो 500 न्यूटन के बराबर होना चाहिए। ठीक है सर, तो इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा? सर इनके बीच में फोर्स लगेगा के, इसके ऊपर चार्ज क्यू, उसके ऊपर चार्ज क्यू, दैट मींस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय इनके बीच में डिस्टेंस 1, इसका स्क्वायर, इसका कितना होना चाहिए? 500 न्यूटन के बराबर होना चाहिए। 1 इस तरफ जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट मींस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 500। ठीक है सर, ये के नीचे जाएगा, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। तो अगर मैं देखूं क्यू स्क्वायर इक्वल टू ऊपर बच गया मेरे को 500, नीचे में इसको बनाऊंगा 900, तो फर्दर ऊपर जाएगा 10⁻7, क्योंकि +7 बचता ऊपर जाएगा -7, 2 0 कैंसिल, तो क्यू की वैल्यू आ गई मेरे पास √5 डिवाइड बाई 9। तो मैं इसको 50 डिवाइड बाई 9, ताकि इधर मेरे को फिर से वापस, क्योंकि ये रूट में बाहर रहेगा, तो 10⁻3, तो यहां से जो है क्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइक्रोकूलम में, तकरीबन 238 माइक्रोकूलम जो है इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये जो है हो गया हमारे पास एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 4 भी डिस्कस। क्या इतना क्लियर है? क्या बहुत आसान सवाल लग रहा है? क्योंकि अब आसान लगेगी, क्योंकि हमने जो है 7 लेक्चर यहां तक पहुंचने के लिए लिए हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो ऑब्वियसली अब आपको जो है ये सवाल आसान लगेंगे। अदरवाइज अगर मैं 2-3 लेक्चर में यहां पे पहुंच जाता तो यही सवाल जो है आपके पसीने निकाल देते। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो और एक सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है एससी वर्मा का लेंगे, उससे पहले आप इसको जो है नोट कर लीजिए। हाँ, तो ठीक है, अब हम लेते हैं एससी वर्मा का जो है क्वेश्चन नंबर 5। तो अब जो है यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। हाँ सर, अब देखो क्या कह रहा है। कह रहा है आपके पास जो है 2 प्रोटॉन्स है। क्या है? 2 प्रोटॉन्स है, और कह रहा है ये 2 प्रोटॉन जो है इनको कितना दूर रखा गया है? 1 फर्मी, 1 FM दूर रखा गया है। 1 फर्मी डिस्टेंस इनको दूर रखा गया है। सर ये 1 फर्मी कितना होता है? ये गिवन होता है 1 फर्मी होता है 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर। और कह रहा है जो हमारे पास जो एटम में एक्चुअल में जो है 2 प्रोटॉन इतने ही दूर होते हैं, इसलिए इनको रियल लाइफ एग्जांपल ली है। 2 प्रोटॉन लिए हैं, उनको 10⁻15 मीटर की दूरी पे रखा है, और कह रहा है अब बताइए इनके ऊपर जो है कितना फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक कितना फोर्स लग, क्योंकि वहां पे जब ये एटम के अंदर होंगे तो उनके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स भी लगता है। लेकिन ये हमसे सिर्फ इतना पूछ रहा है, बताइए इनके ऊपर जो है कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा। तो बिल्कुल आसान है, तो हमें पता है जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है, चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर। ठीक है सर, तो ये आपने जो है 2 प्रोटॉन्स को रखा है, और इनके बीच में डिस्टेंस है 10⁻15 मीटर। तो सर ये एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे, क्योंकि दोनों जो है प्रोटॉन है, दोनों सेम नेचर के हैं। तो कितना फोर्स लग रहा होगा? के क्यू, क्योंकि दोनों प्रोटॉन है, दोनों के ऊपर चार्ज सेम होगा, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यही हमको निकालना है। के की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, क्यू यानी कि क्यू इंटू क्यू क्या हो गया? ये हो गया क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्यू कितना होता है? इनके ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है सर, डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, आर कितना है? 10⁻15 मीटर का स्क्वायर। ठीक है सर, ऊपर बच गया सर 9, इंटू बच गया सर 10⁻9, 1.6 यानी कि 16 का ये स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर होता है 256, 1.6 का स्क्वायर होगा
2.56 इंटू में ये डबल हो जाएगा, ये बचेगा 10 रेज पावर 38 डिवाइड बाई ये नीचे बचेगा 10 रेज पावर -30। अब जो है इसको आप यहां से सॉल्व करके आराम से जो है आप इस जो है फोर्स को निकाल सकते हो। थोड़ा सा आई होप आप जो है इसके बाद ये सिर्फ कैलकुलेशन है, अब आप खुद से इसको जो है फर्दर सॉल्व करके देख सकते हो। क्या इतना क्लियर है? तो फिर आप इसको जो है नोट करिए और स्क्रीन को पॉज करके ये नोट करिए। ये हो गए हमारे पास एससीवी के 5 क्वेश्चन। इसके बाद जो है 6 7 का, क्योंकि उतना हमने अभी कवर नहीं किया है, उसको हम बाद में लेंगे जब हम उतनी चीजें जो है कवर करेंगे। क्या क्लियर है? क्या इसमें मजा आ रहा है? जितना जितना पढ़ रहे हो उसके बेस के ऊपर जो है हम एससी वर्मा भी ऐसी पूरी जो है निपटा के चल जाएंगे। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले इतना नोट करिए तो फिर देखते हैं। हाँ, तो चलो बेटा अब जो हम एरोडो का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। एरोडो का जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अब हम जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल सवाल है एरोडो का, लेकिन ये सवाल जो है इतना सिंपल भी नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता है। नीट में आई थिंक 24 या 25 में जो है इसी पे जो है क्वेश्चन पूछा गया था, सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है बिना वैल्यू चेंज करे हुए। दैट मींस ये सवाल जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिर जो हम एरोडो का ये वाला सवाल जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये कह रहा है पहले जो है आपके पास 2 प्रोटॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है, आप इनमें जो है रेशो निकालिए ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। किसका रेशो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है आपको रेशो निकालना है। तो देखो मैं आपको आराम से समझाऊंगा, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इस क्वेश्चन का, यानी कि कुछ भी अगर पूछा जाए तो हम इसको कर ले। तो पहले जो है हम डिस्कस करेंगे, पहले सिंपल हम डिस्कस करेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल पहले हमारे पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे? फॉर एग्जाम्पल ये कितने दूर है? r डिस्टेंस दूर है। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपल कर रहे होंगे। दोनों रिपल कर रहे होंगे, और किस फोर्स से रिपल कर रहे होंगे? जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। हाँ सर, क्योंकि अब क्या है, ये जो अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन, या प्रोटॉन है तो प्रोटॉन, तो इनमें क्या होगा? थोड़ा सा मास होगा, और मास की वजह से जो फोर्स चार्ज की वजह से लगता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो फोर्स मासेस की वजह से लगता है उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट मींस इनका कुछ मास होगा, और मास की वजह से जो इनको फोर्स लगेगा वो फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और वो फोर्स क्या होगा? वो फोर्स सर इनको ग्रेविटेशनल फोर्स जो है लगेगा सर। तो अब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी का जो है रेशो निकालना है, एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए एक बार प्रोटॉन के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। सबसे पहले लिखेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर, ठीक है सर, फॉर इलेक्ट्रॉन। तो सर आप हमें बताइए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? सबको पता होगा 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 कूलम, और हमें पता होना चाहिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 इंटू 10 रेज पावर -31 kg। तो ये हमें चार्ज भी पता चल गया, मास भी पता चल गया। बस अब लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम निकालेंगे F, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होता है? सर वो बराबर होता है K, ठीक है, Q1, दोनों पे चार्ज सेम होगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दोनों पे चार्ज क्या होगा? एक बार दोनों इलेक्ट्रॉन, एक बार दोनों प्रोटॉन। पहले अब दोनों इलेक्ट्रॉन रख के देख रहे हैं, Q डिवाइड बाय दोनों इलेक्ट्रॉन रखे, Q डिवाइड बाय R स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G, दोनों का मास भी सेम होगा तो M स्क्वायर, M इंटू M हो गया M स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच में R जो है सेम रहेगा, और ये R क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। दैट मींस ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया K, Q इंटू Q हो गया Q स्क्वायर, ठीक है, ठीक है सर, ये उल्टा हो जाएगा और डिवाइड में बचेगा GM स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस वैल्यू के बराबर आ गई। कभी अगर क्वेश्चन आसान होगा तो वो सिर्फ इतना ही ऑप्शन में देके आपसे सवाल पूछ सकते हैं अगर जल्दी उनको करवाना होगा। लेकिन अब हम जो है फर्दर आगे इसको देखते हैं। ठीक है सर, K की वैल्यू पुट कर दीजिए 9 इंटू 10 रेज पावर 9। सर इनकी चार्ज की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 कूलम का होल स्क्वायर, ठीक है सर, डिवाइड बाय G की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 रेज पावर -11, ठीक है सर, इंटू में सर दोनों का मास
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि m स्क्वायर, उसकी वैल्यू कर दीजिए पुट 9.1 इंटू में 10 रेज पावर -31, ठीक है सर। हाँ हाँ, तो जो है अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप कैलकुलेटर पे एक बार इसको देख सकते हो, तो इसका आंसर आता है 4 इंटू 10 रेज पावर 42। तो 4 आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑर्डर याद रखना है। ये ऑलमोस्ट क्या है, 10 रेज पावर 42 टाइम्स होता है। दैट मींस आप क्या बोल सकते हो, जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 रेज पावर 42 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। कहां पे, जब दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हम इनका रेशियो निकालते हैं। दैट मींस अगर हम दो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो जो इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में दो फोर्सेस लग रहे होंगे, एक फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, एक फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा मास की वजह से। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो छोटा होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, 10 रेज पावर 42 टाइम्स ज्यादा होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स से दो इलेक्ट्रॉन्स के केस में। और ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था, तो आंसर था, ऑर्डर सिर्फ पूछा था, 4 और नहीं, तो 10 रेज पावर 42 आंसर आ जाता। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, इसलिए आप बहुत ध्यान से करो। अब हम प्रोटॉन के लिए भी देखेंगे, क्या पता फ्यूचर में एज इट इज पूछा जाए, ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर। अब हम प्रोटॉन के लिए करते हैं, तब तक आप स्क्रीन को नोट करिए, सॉरी पॉज करिए और इसको जो है नोट करिए, ठीक है। हाँ, आई होप आपने कर लिया होगा। तो अब हम यहां पर देखेंगे दो प्रोटॉन्स के बीच में कितना चार्ज लगता है, ठीक है। फॉर प्रोटॉन्स, ठीक है सर, ठीक है सर। सर प्रोटॉन्स का चार्ज बताइए। सर चार्ज तो सेम रहेगा, 1.6 इंटू में 10 रेज पावर -19 कूलम, ठीक है सर। मास ऑफ प्रोटॉन बताइए एक बार। सर वो होता है 1.67 इंटू में 10 रेज पावर -27 kg, थोड़ा ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। हाँ सर, हाँ सर, अब हम कर लेंगे सर। सर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है K Q स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर, और सर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, K, ठीक है। हाँ K, सॉरी G M इन टाइम हो गया सर, M स्क्वायर डिवाइड बाय सर R स्क्वायर कैंसिल। तो सर ये हमारे पास फिर से वापस आ गया K Q स्क्वायर डिवाइड बाय GM स्क्वायर। सर K की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज पावर 9, Q की वैल्यू सेम रहेगी 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 कूलम का होल स्क्वायर। सर डिवाइड बाय G 6.67 इंटू में 10 रेज पावर -19 इंटू में M जो है M का स्क्वायर डालना है हमें, और मास यहाँ पे बस ये वाली चीज जो है चेंज होगी, 1.67 इंटू 10 रेज पावर -27 का स्क्वायर। ऑब्वियसली मास जो है यहाँ पर ज्यादा होगा तो ये रेशियो थोड़ा कम आएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये ऑलमोस्ट आता है 1.23 इंटू 10 रेज पावर 36। दैट मींस 1.23 को अगर हम कट करेंगे तो दैट मींस जो दो प्रोटॉन्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो होता है वो 10 रेज पावर 36 के बराबर आता है। दैट मींस हम बोल सकते हैं दो प्रोटॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो 10 रेज पावर 36 टाइम्स ग्रेटर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये होता है। अब आप सीधे वैल्यू पुट करके सवाल करोगे रोडो का तो कुछ सीखने को आपको नहीं मिलेगा, कुछ सीखना जरूरी है, इसलिए मैं जो है डिस्कशन ले रहा हूं। तो अभी इसमें और एक पार्ट पूछा है, अब ये पूछ रहा है Q बाई एम चार्ज अपॉन मास, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज अपॉन मास को क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक चार्ज। कह रहा है उसका रेशियो बताओ, उसका यानी कि चार्ज बाय मास का रेशियो बताओ जिसके लिए ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स और कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बराबर हो जाए। ठीक है सर। उससे पहले आप इसको नोट करिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। सर क्या बता रहे थे आप, मैं आपको बोल रहा था स्पेसिफिक चार्ज, इस पे आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, याद रखना स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक, अभी मैं आपको इस पे क्वेश्चन जो है बताऊंगा। स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज बाय मास रेशियो। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है बेटा, चार्ज अपॉन मास रेशियो। अब कह रहा है चार्ज बाय मास का जो है ये हमें बताइए, स्पेसिफिक चार्ज बताइए कितना होगा जिसके लिए ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, हम इन दोनों फोर्सेस को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बराबर कर देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगा सर, के दोनों के ऊपर चार्ज सेम होगा तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है सर। सर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा सर, जी, दोनों पे मास बराबर होगा तो m स्क्वायर
डिवाइड बाय डाल दीजिए आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों का आर स्क्वायर क्या है, कैंसल हो जाएगा। तो हमें जो है चार्ज बाय मास रेशियो निकालना है, तो चार्ज को इधर ही रखो क्यू स्क्वायर, और एम स्क्वायर को भी इधर लाओ तो वो डिवाइड हो जाएगा, इधर बचेगा जी और इधर बचेगा हमारे पास के। तो ये हमारे पास आ गया जी अपॉन के, और यहां से क्या है, ये स्क्वायर है तो उस साइड जाएगा तो ये बनेगा रूट, ये बनेगा रूट। तो दैट मींस क्यू बाय एम, क्यू स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, स्पेसिफिक चार्ज नहीं होता है, क्यू बाय एम, सिर्फ क्यू बाय एम। तो इसलिए जो है ये स्क्वायर जो है उस तरफ ले जाएंगे तो ये रूट बनेगा जी अपॉन के, समझ आ गया। तो ये चार्ज बाय मास रेशियो आ गया जी अपॉन के, जी भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, दैट मींस ये जो है इंडिपेंडेंट आ गया। चार्ज बाय मास रेशियो यहां पर क्या आ गया, इंडिपेंडेंट आ गया। और इसकी वैल्यू जो है अभी मैं देखता हूं कितनी आती है। हाँ, तो इसकी वैल्यू जो है जब सॉल्व करोगे जी की वैल्यू के की वैल्यू डालोगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.86 इंटू 10⁻⁻10 कूलम पर केजी जो है इसका आंसर हमारे पास आ जाता है। क्या क्लियर है, क्या इतना समझ आ गया, क्लियर आया। पहले पार्ट में उसने बोला 2 इलेक्ट्रॉन लीजिए, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है रेशियो निकालिए, वो किस ऑर्डर का है 10⁻42। फिर 2 प्रोटॉन, उनका क्या ऑर्डर है 10⁻36। फिर ये 2 फोर्स अगर बराबर हो गए तो चार्ज में मास रेशियो यानी कि स्पेसिफिक चार्ज कितना आया, वो हमारे पास आ गया 0.86 × 10⁻10 कूलम पर केजी। और इसमें जो है कहीं पे न मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, न मास ऑफ प्रोटॉन, न चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, न चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये सिर्फ जी बाई के यानी कि कांस्टेंट आ गया। दैट मींस ये क्या आ गया, इंडिपेंडेंट यहां पर आ जाता है। क्लियर है इतना। तो इसको जो है आप स्क्रीन को पॉज करिए और पहले जो है आप इसको नोट करिए। हाँ, तो अभी जो हमने यहाँ पे एक चीज देखी, जो हमें यहाँ पे चार्ज अपॉन मास है उसकी वैल्यू जो आ गई कांस्टेंट आ गई, लेकिन क्या वो हमेशा कांस्टेंट होगी, नहीं, वो कांस्टेंट बाय चांस आ गई, वो कांस्टेंट बाय चांस आ गई। अगर 2 प्रोटॉन्स को या 2 जैसे ही हम इनको मूव करवाने की कोशिश करेंगे तो फिर ये जो है वहां पर सेम नहीं रहेंगे। दैट मीन इस केस में कांस्टेंट आ गई, लेकिन हमेशा जो है वो कांस्टेंट नहीं आते हैं। इस बात का जो है आप ख्याल रखोगे। तो मैंने आपको एक चीज जो है यहां पर समझाई थी, क्या समझाई थी, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक। तो फर्दर इन्होंने के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, तो फिर हम वहां तक जो है उनको तब अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज, हाँ सर, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज बाय मास रेशियो, ठीक है सर, समझ आ गया। देखो मैंने आपको समझाया है तो इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिया ताकि आपको फर्दर कंफ्यूजन ना हो। मुझे लगा आपको कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए बता रहा हूँ। देखो आपको पता है चार्ज को जो है स्पीड से फर्क नहीं पड़ती है, वो क्वेश्चन अलग था, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी, लेकिन ये जनरल क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। चार्ज जो है हमेशा जैसे स्पीड के साथ इसको फर्क नहीं पड़ता है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा स्पीड से चार्ज को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चार्ज होता है इनवेरिएंट। आप चार्ज को रेस्ट पे रखिए, सी की स्पीड से, c/2, c/3 किसी भी स्पीड से चलाइए, इसका चार्ज चेंज नहीं होता है। दैट मीन चार्ज जो है स्पीड के साथ चेंज नहीं होता है। बट जो मास है, जितना मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो मास क्या होता है, चेंज होता है। सर मास क्या होता है, मास होता है चेंज। देखो अगर मैं चार्ज बढ़ाऊंगा, अगर मैं स्पीड दूंगा चार्ज को तो उसका चार्ज जो है उस स्पीड के साथ चेंज नहीं होता है। बट जो मास है वो स्पीड के साथ क्या होता है, चेंज होता है। मास स्पीड के साथ चेंज होता है। दैट मींस तो अगर मैं आपसे पूछूंगा जनरल Q/m वैल्यू क्या स्पीड के साथ चेंज होगी या नहीं होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, सर ये चेंज होगी। Q/m वैल्यू, इसका क्या नाम है, स्पेसिफिक चार्ज। हाँ सर ये जो स्पेसिफिक चार्ज है ये चेंज होगा, चेंज विथ स्पीड। सर क्यों स्पीड के साथ चेंज होगा, क्योंकि ये वाली चीज तो फिक्स रहेगी, लेकिन मास तो बदलेगा ना। अगर 2 में से एक भी चीज बदली तो ओवरऑल टर्म जो है बदल जाती है। दैट मींस याद रखना, ये सवाल जो है AIPMT ने शायद पूछा हुआ था। जो Q/m रेशियो होता है यानी कि स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो स्पीड पे जो है, याद रखना, वो स्पीड पे डिपेंड होता है। Q/m वैल्यू जो स्पीड के साथ चेंज होता है, दैट मींस Q/m वैल्यू यानी कि स्पेसिफिक चार्ज स्पीड के साथ चेंज होता है, बट जो चार्ज है वो स्पीड के साथ चेंज नहीं
होता है। तो ये आपको जो है असर्शन रीजन के ज्यादा सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं। दैट मींस ये पूछा जा सकता है जो चार्ज है वो स्पीड के साथ चेंज नहीं होता है। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, जो चार्ज में मास रेशो है यानी कि स्पेसिफिक चार्ज है वो स्पीड के साथ चेंज हो रहा है। तो बताइए दोनों स्टेटमेंट क्या है? दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, क्योंकि चार्ज जो है स्पीड के साथ चेंज हो रहा है, चार्ज में मास रेशो वो भी स्पीड के साथ चेंज होगा, लेकिन खाली चार्ज जो है वो स्पीड के साथ चेंज नहीं होगा। चार्ज को स्पीड से फर्क नहीं पड़ती है, लेकिन चार्ज में मास, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, वो चेंज होगा, क्योंकि मास चेंज होगा। अगर मास चेंज हो गया तो ये वाली टर्म पूरी जो है चेंज हो जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक है, थैंक यू सो मच। तो यहां तक जो है हमने क्लियरली इसको कवर कर लिया है। तो अब जो है वीडियो की लेंथ भी थोड़ी बड़ी होगी, वरना तो मेरा मन था थोड़ा और पढ़ाने का। तो अभी मैं देखता हूँ, अभी जो है 1.25 घंटे के करीब का लेक्चर चला गया है। तो ये जो है लेक्चर नंबर 7 जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। इसमें हमने जो बहुत सारी अच्छी चीजें जो है उनको डिस्कस करी। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वहां पर हम देखेंगे जो क्वेश्चन होते हैं आपके, वेयर टू प्लेस द थर्ड चार्ज, यानी कि थर्ड चार्ज को हम कहां पे रखें ताकि जो पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पे रहे। यानी कि वैसा जो है वैसे क्वेश्चन जो है और वो कंसेप्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। उसमें वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे और फिर जो है अगले लेक्चर में उसके बाद जो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब आप पढ़ोगे एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने अगर कहीं पढ़ा भी होगा, तो आप जब मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे तो आप बोलोगे सर क्या ही नेक्स्ट लेवल पे जो है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है पढ़ाया है। तो एक्चुअली जो मेरा इंक्लिनेशन भी है टीचिंग की तरफ, वो असल में इलेक्ट्रिक फील्ड की ही वजह से जो है आ गया था। एक बार जो है मैं एक कोचिंग में पढ़ता था, नाम नहीं लूंगा, बड़ी कोचिंग है। तो क्या था कि एक बार मैं जो है डाउट पूछने चला गया था वहां पर। तो अब जो सर वहां पर थे नहीं जिनसे मुझे डाउट पूछना था, तो लेकिन अब वहां पे कोई और एक बच्चा अभी आया था किसी और बैच का। तो क्या था कि उनको भी जो है डाउट पूछना था। तो अब क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पहले से इलेक्ट्रोडायनेमिक वाला पार्ट जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो वो मैंने पूछा तो क्या करना है, डाउट पूछना है सर से। तो मैंने पूछा कि क्या डाउट है, तो बोला ये है। तो मैंने कहा मैं बता दूं तो समझ आ जाएगा? उन्होंने कहा हाँ, अगर आप बता सकते हो तो ठीक है, मुझे जाना है, अगर आप बता दोगे तो अच्छी बात होगी। तो जैसे मैंने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड समझाया, उसका पिक्टोरियल बहुत जबरदस्त, तो वो बच्चा जो है हैरान हो गया। वो बोला सर अब तो हमारे टीचर्स से जो अच्छा पढ़ा लेते हो, तो क्यों ना मैं जो है अपनी फीस वापस लेके आपको दे दूं, आप मुझे पढ़ा दो। लेकिन क्योंकि तब मैं खुद पढ़ रहा था, तो मैंने कहा नहीं, क्यों, अभी भरोसा करो उन टीचर पे, थोड़ा अपना भी मेहनत करो, तो इन दी एंड जो है रिजल्ट आ ही जाता है। दैट मीन्स वहां से मेरे को लगा कि यहाँ अभी भी जो है कमियां है, तो उन कमियों को जो है इंसान दूर कर सकता है, क्योंकि ऊपर वाला जो है किसी बंदे में सलाहियत देता है वो कमियां दूर करने की। और एक चीज जो अभी आप प्राइम टाइम पे, अभी मैं कह रहा हूँ 2026 में अगर आप देखोगे तो बहुत जो है बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स है, बहुत बड़े कोचिंग सेंटर। तो आप जब देखोगे उनमें जब मैं बच्चों से पूछता हूँ तो बहुत कम बच्चे जो है जिनको जो है वो खुद ही अच्छे बच्चे होते उनको फायदा मिलता है, बट जो एवरेज बच्चे होते उनको जो है उतना ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। इवन कि प्रॉपर बैच के साथ ऐसा वैसा किया जाता है कि जो है मैं देख रहा हूँ कंप्लेन पे कंप्लेन, कंप्लेन पे कंप्लेन होती है। एक आपका बड़ा जो बैच है उसमें जो है 5-5 6-6 बार पहले 2-3 महीने में कंप्लेन जाती है, 5-5 6-6 टीचर पढ़ाते हो, फिर आपको उनको वही टीचर वापस देना पड़ता है। दैट मीन्स वैसा तो नहीं होना चाहिए। अगर आपका बड़ा नाम है तो ऑब्वियसली यू शुड को अच्छे टीचर आपके पास होने चाहिए। तो तभी मैंने सोचा कि कुछ बच्चों की जो है ये कमियां है, तो YouTube जो है एक इंटरनेट का जो है सपोर्ट है, इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर उन बच्चों को तक ये वीडियो पहुंच सकता है तो ऑब्वियसली उनको जो है कुछ फायदा होगा इस वीडियो से। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि आपको जो है पूरा कंटेंट दिया जाए और आपको जो है अच्छे से समझ भी आ जाए। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड सपोर्ट।